आज के मुख्य समाचार। पुलिस पेपर लीक मामले में कार्यवाही पर सवाल। स्मार्ट मीटर को लेकर जागरूकता पखवाड़ा आयोजित। नगर निगम बजट 2026 पर सियासत गर्म। महापौर पद को लेकर उठाए सवाल। नगर निगम का तीसरा बजट पेश। सीबीएसई स्कूलों के लिए शिक्षक चयन परीक्षा का विरोध। नगर निगम शिमला का बजट 2026-27 पेश। बजट पेश, वेलनेस मॉल और ई कार्ड जैसी घोषणाएं। अब समाचार विस्तार से। राजधानी में कांग्रेस शासित नगर निगम का तीसरा बजट शुक्रवार को पेश किया गया। महापौर ने इसे ऐतिहासिक बजट बताते हुए शहर के समग्र विकास, आधारभूत ढांचे की मजबूती और महिलाओं व युवाओं के लिए नई योजनाओं की घोषणा करने की बात कही। हालांकि बजट पेश होने से पहले ही सदन में विपक्ष ने जोरदार हंगामा कर दिया, जिससे कार्यवाही कुछ समय के लिए बाधित रही। बजट सत्र आरंभ होते ही विपक्षी पार्षदों ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। उनका आरोप था कि निगम में नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है और महत्वपूर्ण पदों को लेकर पारदर्शिता नहीं बरती जा रही। स्थिति इतनी गर्म हो गई कि कुछ समय के लिए कार्यवाही रोकनी पड़ी। सदन के बाहर भी माहौल गरमाया रहा। 3 महिलाओं ने महापौर पद के लिए आवेदन किया था। उनका कहना है कि 2.5 साल से महिला के लिए आरक्षित पद को होल्ड कर रखा गया है। उन्होंने कहा कि 6 जनवरी को महापौर का पद समाप्त हो चुका है, लेकिन अब तक इस पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया है। महिलाओं ने नगर निगम परिसर के बाहर नारेबाजी करते हुए कहा कि उन्हें उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। उनका कहना है कि यदि पद खाली है तो नियमानुसार चुनाव प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। सच्चा बजट पेश करो, पेश करो, पेश करो। खाली वादे बंद करो, बंद करो, बंद करो। सच्चा बजट पेश करो, पेश करो। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सबसे बड़ी कि हमारे 3 करने जा रहे हैं, जो कि इतना बड़ा एक बजट पेश करना कितनी बड़ी उपलब्धि होती है किसी भी संस्था के लिए। और ये झूठ की घोषणाओं का एक काले बस्ते में लेके आए जो पिटारा है, हम उस पिटारे का पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि ये जो सीट है ये खाली है। इन्होंने दोबारा अमेंडमेंट ला दी हुई है। सर, पहले भी जो ये बिल पेश हुआ था, गवर्नर के साइन के लिए गया था, माननीय गवर्नर साहब ने जो है उस पर साइन नहीं किए थे और ये बिल जो वो एक्ट नहीं बन पाया था। दोबारा इस बिल को विधानसभा में पेश किया गया और ये अभी तक उस बिल के ऊपर साइन जो वो हमारे राज्यपाल महोदय जी के नहीं हुए हैं। इन्हीं चीज के साथ हम आज ये पूछ रहे थे कि आज ये बजट आप महापौर के नाते कैसे पेश कर सकते हैं, जो कि शक्तियां ही आपके पास नहीं है। तो हमने ये मांग की कि आप इस सीट को खाली करिए और अगली जो अमेंडमेंट है अगर वो होती है तो वो अगले आने वाले जो मेयर की सीट पर बैठेंगे उन चीजों को लेके जो है अमेंडमेंट होगी। अभी हमारे पास जो हमारा एक्ट है एमसी का, उसमें भी और एमसी को कोई भी इनकी सीट को लेके जो है वो नोटिफिकेशन नहीं आई है। मैं पुरजोर के साथ अपनी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जितने भी हैं इन सभी को साथ लेके आपके पास ये बोलना चाहूंगी कि ये जो सीट है वो पूर्ण रूप से खाली है। झूठे वादे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। सच्चा बजट पेश करो, पेश करो, पेश करो। कोर्ट ने 6 जनवरी को ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका है। उसमें बिल पर जो है वो एक्ट नहीं बना है और हम उसमें पिटिशनर हैं। तो इसी चीज का दावा करते हुए बोला गया है आज कि ये सीट जो है वो खाली है 6 जनवरी से। नहीं, हम क्यों जाएंगे? क्योंकि आज दिन तक, और सबसे बड़ी बात ये है, आज दिन तक 2 बजट जो है इन्होंने 2 पिछले बजट ये 2 कॉपियां में से एक भी घोषणा जो है इनकी जो है वो पूरी नहीं हुई है। ये 2 बजट है। आप बजट का मतलब क्या होता है?
बजट का मतलब क्या होता है? आय और व्यय। अगर इनके पास आय के साधन नहीं है तो ये व्यय कैसे करेंगे? और आप देखिए अभी भी इन्होंने कई ऐसे जो हमारे एमसी में जो रेवेन्यू आता है वो भी कई जो है वो गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो आप कैसे नगर निगम चलेगी? इनको तो कैसे अपनी हमारा नैतिकता काम के होगा? आधार पर जो है अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या एक मेयर पद पर रहते हुए ये महिला इन्होंने हमारे जो एपी ब्रांच है वो यूडी को चली गई है, टीसीपी उसके अंडर जो मैप की फीस ले रहा है। हमारे पास कौन सी इनकम है? 50 पानी जो है हमारा थर्ड डे आ रहा है। कब है? देखिए, अगर मैं बजट की कमी है तो हमारी फाइलें क्यों रोकी जा रही है? आप हमारे फाइलें में कोई काम नहीं हो रहा है। जब हमारे वार्ड बजट के अपने सोर्सेस काम क्या है है? वो वार्ड के काम की जो हमारा जो नक्शे का देखिए जो हमारी फाइल्स है हम अपना लेके आते हैं, जो भी हम यहाँ पे बोलते हैं और ये कहते हैं कि आप या तो आप लैंड स्टेटस लाओ या रेवेन्यू लाओ। तो इसका मतलब है कि ये करना ही नहीं चाहते हैं। जब इनके पास अगर बजट हो तो ये क्यों इस तरह का वो कहते हैं हमें? और ये नगर निगम की जो रास्ते हैं, जो गलियां जो भी है, तो उसमें रेवेन्यू की क्या जरूरत है? ये तो हमें मतलब अनदेखा वो किया जा रहा है ना एमसी की तरफ से, मतलब तो अपना ही है इनका। तो इसमें रेवेन्यू की क्या जरूरत है? रेवेन्यू है नहीं है। जब ये वार्ड मैं आपको बता दूं इनके पास कोई रेवेन्यू नहीं है। आप इनसे एक क्वेश्चन ये भी कीजिए, जो 5.76 करोड़ शराब के ठेके का जो ऋण इनके ऊपर है वो कहाँ से वो पूरा करेगी? जनता पे टैक्स दा के 350 करोड़ जो पानी का वो कहाँ गया? वो पूछिए ना इनसे, वो कहाँ गया? किस आधार पे ये बजट पेश करे जब एमसी पहले ही कर्जे में डूबा हुआ है? सुरेंद्र चौहान की हमने विंटर कार्निवल से भी काफी रेवेन्यू और आज आप पेपर पढ़ो। इसने बोला कि 40 लाख है वो गवर्नमेंट से मांग रहे हैं हम। स्थानीय आज पढ़ो आप पेपर में जो थे 40 लाख गवर्नमेंट से मांग रहे मौका नहीं मिला है। बाहर से लोगों को आके इन्होंने ठेके पर दे दिया। जो यहाँ का बेरोजगार यहाँ के लोगों को खा रहा है उनको वहाँ भी मौका नहीं दिया जा रहा है। बीच मैदान को मेले का वो कार्निवल, सुनो मेरी बात, वो कार्निवल जो था ना, वो कार्निवल लगाने के लिए मेयर साहब लायबल नहीं थे, क्योंकि मेयर साहब ये सीट पर अब वाजिब रह ही नहीं सकते, क्योंकि जो एक्ट के अकॉर्डिंग है ना, एक्ट के अकॉर्डिंग इस सीट पे अब नहीं बैठ सकते, क्योंकि इनके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ना गवर्नर के साइन है। जब गवर्नर के पास साइन गई, गवर्नर के पास जब फाइल गई थी तो आज तक वो साइन होके नहीं आई है। और आज हमने इनसे पूछा कि हम हमारे को कोई एतराज नहीं, आप पढ़ो। आप हमने बोला बजट पढ़ो, आप हमारे को नोटिफिकेशन दिखाओ कि आपके पास अगर नोटिफिकेशन है कि आपको 2.5 साल की एक्सटेंशन मिल गई है, आप हमारे को नोटिफिकेशन बता दो। तो अब मेयर साहब के पास इस बात के इस बारे में कोई जवाब नहीं है। मैंने आपको कहा कि आप कोर्ट की अवहेलना करें। अरे कोर्ट की अवहेलना क्या? कोर्ट की अवहेलना करे? एक चीज बताओ ना, हम तो कोर्ट में वैसे ही हम तो कोर्ट में गए हुए हैं। कोर्ट के डिसीजन की इनको हम इनको कोर्ट का डिसीजन बता रहे हैं कि 6 तारीख को जो ऑडियंस पास हुआ है उस ऑडियंस के अकॉर्डिंग ये सीट पर नहीं बैठ सकते। देखिए ऑडियंस आ चुका है। अभी एक चीज और सुनो, 24 तारीख को इनका डिसीजन आना है। अभी 24 तारीख की डेट लगी हुई ना, ठीक है। और आज तक मैं लगातार इसमें पारित हो गया था, फिर इसको दोबारा क्यों लाए? हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2022 में सामने आए कथित पुलिस भर्ती पेपर लीक प्रकरण को लेकर बहुजन संगठनों की ओर से एक बार फिर सवाल उठाए गए हैं। हिमाचल बहुजन महाशक्ति एकता समाज मंच के प्रदेश संयोजक करमचंद भाटिया ने बयान जारी करते हुए कहा कि इस मामले में संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा राज्य सरकार को पत्र सौंपकर कार्यवाही की सिफारिश किए जाने की बात कही गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा अब तक संबंधित अधिकारियों के खिलाफ क्या विभागीय कार्यवाही की गई है, यह सार्वजनिक नहीं किया गया। भाटिया ने मांग की कि सरकार इस मामले में पारदर्शिता बरतते हुए जानकारी साझा करे और बताए कि पेपर लीक प्रकरण के कथित मास्टरमाइंड तथा जिम्मेदार व्यक्ति कौन है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश की जनता इस मुद्दे पर जवाब चाहती है, विशेषकर इसीलिए क्योंकि सरकार ने सत्ता में आने के दौरान भ्रष्टाचार समाप्त करने का वादा किया था। संगठन ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2022 में सभी को ज्ञात है कि प्रदेश में एक बहुत बड़ा पुलिस पेपर भर्ती महालीक भ्रष्टाचार घोटाला हुआ था, जिसमें नेपाली तक 5 लाख रुपया देकर भर्ती हो गए थे। लेकिन इस मामले में बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां भी हुई, पेपर खरीद फरोख्त के मामले भी सामने आए और ये मामला सीबीआई को भी दिया गया। लेकिन आज तक इस पुलिस पेपर भर्ती लीक घोटाले के जो मास्टरमाइंड हैं, जो कर्ता धर्ता हैं, आज तक जो है वो पकड़े नहीं गए हैं। और प्रदेश में सीबीआई के द्वारा भी
आज तक किन लोगों को जिन्होंने पेपर भर्ती लीक किया है उनको सामने नहीं ला पाई है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भाई की कांग्रेस सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सीबीआई के द्वारा जो हिमाचल सरकार को जिन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जो इस पेपर लीक घोटाले में संलिप्त थे, सीबीआई के द्वारा हिमाचल सरकार से कार्रवाई की सिफारिश की गई थी, तो माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भाई जी से पूछना चाहते हैं कि उन भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ आज तक हिमाचल सरकार के द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है और इस घोटाले के आरोपी और मास्टरमाइंड कब पकड़े जाएंगे। जबकि हिमाचल प्रदेश का पुलिस हेडक्वार्टर निगम बिहार जो है निर्दोष लोगों के खिलाफ झूठे केस दर्ज करने में, राजद्रोह तक के केस दर्ज करने में संलिप्त रहा है और बड़े बड़े अधिकारी और आला अधिकारी वहाँ बैठकर निर्दोष लोगों के नाजायज दमन में, शरीफ लोगों के नाजायज दमन में, झूठे केस बनाने में अपने पद और शक्तियों का पूर्व प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू के समय में जो दुरुपयोग करते रहे हैं। और ये जो पुलिस पेपर लीक भर्ती घोटाला जो है 2022 का, जो तकरीबन जो चर्चाएं सुनी जाती थी 2200 करोड़ रुपए का करीब घोटाला है, जो जानकारियां छन कर आई थी, तो पूर्व डीजीपी संजय कुंडू उस वक्त प्रदेश के पुलिस महानिदेशक थे। लेकिन आज तक इस मामले में कौन गुनाहगार है, पेपर किसने लीक किया, किस कमेटी की जिम्मेदारी पेपर की छापने की, सुरक्षा करने की, प्रेस प्रिंटिंग तक पहुंचाने की और सुरक्षा केंद्रों तक सुरक्षित और उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी थी। और ये पेपर आखिर लीक कैसे हुआ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पेपर अगर लीक हुआ तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो हम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भाई जी से फिर आग्रह करना चाहते हैं कि प्रदेश में जो सीबीआई के द्वारा हिमाचल सरकार को पत्र लिखकर इस भ्रष्टाचार पेपर लीक घोटाले में संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ जो कार्रवाई की मांग की गई थी उसमें विभागीय क्या कार्रवाई की है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा पालमपुर में स्मार्ट मीटर के लाभों को लेकर उपभोक्ताओं के लिए जागरूकता पखवाड़ा आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने बताया कि लंबे समय बाद बिजली व्यवस्था में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है और स्मार्ट मीटर इसी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अधिकारियों ने कहा कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए एक मजबूत और सुविधाजनक समाधान साबित होगा। उन्होंने बताया कि पहले विभाग को कई शिकायतें मिलती थी कि वे जितने बिजली इस्तेमाल नहीं करते उससे अधिक बिल आ जाता है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद ऐसी समस्याओं में कमी आएगी और बिलिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी। बताया गया कि स्मार्ट मीटर में चिप आधारित प्रणाली लगाई गई है जिससे बिजली खपत का सटीक रिकॉर्ड रखा जाएगा। यह मीटर प्रीपेड सुविधा से भी लेस है, यानी जैसे मोबाइल फोन का रिचार्ज किया जाता है उसी प्रकार उपभोक्ता बिजली उपयोग के लिए पहले से रिचार्ज कर सकेगा। अधिकारियों के अनुसार स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को बिजली उपयोग पर बेहतर नियंत्रण, बिलिंग में पारदर्शिता और शिकायतों में कमी जैसे अनेक सुविधाएं मिलेगी। विभाग ने लोगों से इस नई तकनीक को अपनाने और इसके लाभ समझने की अपील की। इसमें भी कुछ समस्याएं हल्की रहती थी, तो एक लंबे समय और संघर्ष के बाद टेक्नोलॉजी में जो हाइट होता है, टेक्नोलॉजी को जो अपडेट किया जाता है, उसके तहत बहुत ही सुंदर सॉल्यूशन हमारे सामने आया है और ये सॉल्यूशन है स्मार्ट मीटर। इंस्टॉलेशंस ऑफ स्मार्ट मीटर्स ये कुल मिलाकर के हमारे उपभोक्ताओं की समस्याओं का निवारण है। जिस तरह आप जानते हैं कि पहले जो डिजिटल मीटर्स थे उनमें पावर कंजम्पशन में क्लैरिटी नहीं थी। कई प्रकार की एप्लीकेशंस हमारे पास बंडल्स में आती हैं कि हमारे मीटर्स में पावर ज़्यादा दिखाई दे रही है और प्रैक्टिकली हम कम यूज़ कर रहे हैं। हालांकि कुछ सुपरस्टिशंस होती हैं और कुछ फैक्ट्स होते हैं। जो फैक्ट्स होते हैं उन मीटर्स को हम तुरंत बदलते हैं और जो किसी को अलग गलतफहमी हो तो उसको हम जाकर के समझा करके उन्हें दूर करके आते हैं। लेकिन अगर ये स्मार्ट मीटर लग जाता है तो ऐसी समस्याएं बिल्कुल जीरो हो जाएंगी और जो फायदे इसके अलग से रहेंगे।
जैसे अगर ये जो मीटर इंस्टॉल हो जाते हैं तो आप जानते हैं इनके अंदर एक स्मार्ट चिप भी है, जैसे मोबाइल के अंदर चिप होता है। मोबाइल के अंदर चिप होता है, उससे हम क्या करते हैं कि रिचार्ज कराते हैं तो उसमें पैसे आ जाते हैं और उसकी वैलिडिटी बन जाती है। सिमिलरली उसी टोन पे जो ये चिप इंस्टॉल किए गए हैं स्मार्ट मीटर्स के अंदर, इनमें जैसे एक पर्टिकुलर चार्ज आपने उसमें डाल दिए, पैसे चार्ज करा लिए, और वो भी तभी खत्म होंगे अगर आपके जो सरकार द्वारा दिए गए 125 यूनिट्स आपने कंज्यूम कर लिए हों और उसके ऊपर आप रिचार्ज किए गए यूनिट्स को यूज कर रहे हों, तो भी आपको 5 दिन पहले आपको पता चल जाएगा कि मेरे मीटर में इतने यूनिट्स बाकी बचे हुए हैं। तो आप अपनी कंजम्पशन को रेगुलेट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास पता है कि मैं रिचार्ज कराऊंगा 5 दिन के बाद और 5 दिन तक मुझे ये जो यूनिट है यही यूज करने हैं। तो अकॉर्डिंगली आप अपना लोड जो कम यूज करें तो वो मीटर जो है आपका लाइट को बंद नहीं होने देंगे। दूसरी चीज, स्मार्ट मीटर्स को देख करके लोगों के मनों में एक गलतफहमी समझ लो या फोबिया, वो ये था उसमें एक एलईडी जलती है और वो एलईडी तब भी जलती रहेगी जब आपके मीटर को कोई इनपुट नहीं आ रही है मेन लाइन से। एलईडी का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड। जो मेरे टेक्निकल साथी हैं ये बात को समझ सकते हैं कि ये जो एलईडी जलती है 1 वोल्ट से कम भी वोल्टेज हो, लेस देन 1 वोल्ट से भी ये जल जाती है। और इसके लिए कहीं बाहर से बिजली यूज नहीं करनी होती है। मीटर के अंदर बनी गई जो इसकी टेक्निकल स्ट्रक्चर है उसमें छोटे छोटी कॉइल्स होती हैं और छोटे छोटे ट्रांसफार्मर्स होते हैं। ये जो कॉइल होती है ये इंडक्शन से इसके अंदर एक एनर्जी रहती है और उस एनर्जी की वजह से ये इंडिकेशन जलती है, जिसका मतलब ये होता है कि हमारा मीटर एनर्जाइज होने के लिए रेडी है। पर ये एलईडी की जो जलने की विधि से कोई भी पावर कंजप्शन नहीं होती। मैंने प्रैक्टिकली फील्ड में जाकर के कुछ लोगों से बात की अपने सेक्शन के कंज्यूमर्स के, तो उन्होंने ये भी मुझे बताया कि देखो जी लाइट नहीं होगी तो भी एलईडी चल रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया आज के कंज्यूमर बहुत उपभोक्ता हमारे पढ़े लिखे हैं, एक बार बताने से समझ गए कि हाँ ये एलईडी का जलने से हमारे ऊपर कोई भी बोझ नहीं पड़ रहा है। और दूसरी तरफ जो 10% लोग टोटली पहले मना कर रहे थे, उनके मन में गलतफहमियां फेसबुक को देख करके ये सुन करके सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर ले रहे थे। राजधानी शिमला में कांग्रेस शासित नगर निगम का तीसरा बजट शुक्रवार को पेश किया गया। बजट 2026 को लेकर भाजपा पार्षदों ने सदन के भीतर और बाहर कड़ा विरोध दर्ज करवाया। भाजपा पार्षदों का कहना है कि निगम प्रशासन नियमों की अनदेखी कर रहा है और महत्वपूर्ण पदों को लेकर पारदर्शिता नहीं बरती जा रही। भाजपा पार्षद आशा कश्यप ने विरोध की वजह स्पष्ट करते हुए कहा कि नगर निगम में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। उनका आरोप है कि 6 जनवरी को महापौर का पद खाली हो चुका है, लेकिन अब तक इस पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि जब शीर्ष पद ही खाली है तो बजट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज को किस आधार पर पेश किया जा रहा है। आशा कश्यप के मुताबिक पहले महापौर पद को लेकर स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए और नियमानुसार चुनाव प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। देखिए ये एक्चुअल में जो है इनका जो मेयर साहब का जो टेन्योर है वो ख़त्म हो चुका है। इनके 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। ये जो है हम इसको लेके हम कोर्ट में गए थे तो इन्होंने ऑर्डिनेंस लाया था, लेकिन वो भी ख़त्म हो चुका है और अब इनका जो टेन्योर है वो ख़त्म हो चुका है। तो इसी के विरोध में आज हमने ये इनसे पूछा कि आपका जब ये ख़त्म हो चुका है, कोर्ट से भी मतलब इनका आगे चली है इसके बारे में कार्रवाई, तो अभी 24 तारीख को इसकी जो है
बनवाई होगी। और जो पहले गवर्नर साहब ने इसमें ऑर्डिनेंस जो लाए थे उसमें साइन किए थे, लेकिन जब सेकंड टाइम जो हुआ था उसमें अभी गवर्नर साहब ने भी साइन नहीं किए हैं। और जो विधानसभा में भी अभी ये जो लगा था उसमें भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। तो हमने यही विरोध किया कि आपका कोई इस कुर्सी पे बैठने का हक नहीं है। तो इसको लेके हमने बजट का भी किया है, क्योंकि देखिए 2 साल इनका जो इन्होंने घोषणाएं की थी आज तक वो भी इन्होंने कोई पूरी नहीं हुई है। इसी से पता चलता है कि जब हम अपने वार्ड का जो हम एस्टिमेट लेके जाते हैं तो उसमें भी ये आनाकानी करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि हमारे पास मतलब या तो रेवेन्यू पेपर लाओ आप, या फिर कोई उसके लिए आप लैंड स्टेटस लाओ। तो किस बात का, अगर नगर निगम की जगह तो उसके लिए क्या रेवेन्यू चाहिए, क्या लैंड स्टेटस? तो इससे साफ दिखता है कि इनके पास कोई भी पैसा नहीं है। अभी देखिए जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है, जिसमें से अभी जो ये हमारे एपी ब्रांच में जो हमारे नक्शे वगैरह पास होते थे वो भी ये गवर्नमेंट को देने जा रहे हैं। तो मतलब रेवेन्यू आपके पास है नहीं, और आप इतने सारे करोड़ों के जो ये अंदर आज पेश कर रहे हैं, तो क्या किस तरह से होंगे? पहले आप रेवेन्यू जनरेट कीजिए, उसके बाद तो आप घोषणा करें ना। आप हमारे जो मेरे वार्ड में जितने भी पहले जो इन्होंने काम लिए थे आज तक नहीं हुए, तीसरी साल होने जा रही है, तो कैसे काम होंगे? बजट का मतलब क्या होता है? आय और व्यय। अगर आपके पास आय के साधन नहीं है तो आप व्यय कैसे करोगे, किस पे करोगे जब आपके पास धनराशि नहीं है? तो मैं चाहती हूँ कि हमारा विरोध ये नहीं है, हमारे विरोध इनसे यही है कि जब आपका कार्यकाल खत्म हो चुका है, या तो आप हमें कुछ वो रिटर्न में दिखाएं, या इनके पास कोई पेपर है या कोई इनके पास कानूनी कार्रवाई से ये मतलब अपने पास कुछ इस तरह का लेके आए हैं, तब तो इनको है भी। हमारा कोई विरोध नहीं है, बजट पेश करें जो भी करें, लेकिन इनकी ये पहले हमें बताएं कि आप किस हक से अपनी इस कुर्सी पे बैठ रहे हैं। मतलब महिलाओं का हक छीना जा रहा है। हम तो वैसे भी समर्थ में नहीं है, हम तो 9 पार्षद हैं, लेकिन हम तो ये भी नहीं चाहते कि हम में से बनेंगे तो इन्हीं में से ना। लेकिन ये तो एक महिलाओं का हक छीना जा रहा है। तो इनको मुझे लगता है कि इनको अपनी कुर्सी से इतना मोह है कि इनको कोई वो नहीं है कि इनको मतलब कुर्सी को पकड़ के बैठना ही है। तो मेरा ये है कि ये विरोध है कि ये अपना हमें बताएं कि ये किस हैसियत से अपनी इस चेयर पे बैठे। हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई संबद्धता प्राप्त सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षकों के चयन हेतु परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव का विरोध शुरू हो गया है। शिक्षक संघ ने सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि सीबीएसई स्कूलों में तैनाती के लिए पहले से लंबे समय से सेवाएं दे रहे योग्य शिक्षकों की दक्षता जांचने के लिए किसी प्रकार की लिखित परीक्षा या टैट न लिया जाए। संघ का तर्क है कि जो शिक्षक वर्तमान में इन स्कूलों में कार्यरत हैं, उन्हें कम से कम 1 वर्ष का समय दिया जाए और उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन बोर्ड परीक्षा परिणामों के आधार पर किया जाए। संघ ने मांग की है कि प्रधानाचार्य और शिक्षकों की कार्य क्षमता का आकलन केवल परिणाम के आधार पर किया जाए तथा सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। साथ ही सीबीएसई और हिमाचल बोर्ड के बीच शिक्षकों के स्थानांतरण की सुविधा उनकी इच्छा के अनुसार जारी रखने की मांग भी की गई। प्रतिनिधि मंडल ने बालक और बालिका विद्यालयों के अनावश्यक विलय का भी विरोध किया। उनका सुझाव है कि एक विद्यालय को सीबीएसई और दूसरे को हिमाचल बोर्ड के अंतर्गत मजबूत किया जाए ताकि दोनों व्यवस्थाएं समान रूप से मजबूत हो सके। हिमाचल सरकार जो है सीबीएसई स्कूलों बोर्ड को जो लागू कर रही है, कुछ स्कूलों में 134 स्कूलों में, कुछ और स्कूल भी हो सकते हैं आगे, तो उसके तहत जो वहाँ पे स्टाफ रहेगा, टीचर्स रहेंगे, उनके लिए एक अलग से व्यवस्था, अलग कैडर बनाने की बात सरकार कर रही है। तो उसका विरोध फील्ड में हो रहा है। बस वही बात हमने आज मीडिया के माध्यम से कहनी थी। वो मेमोरेंडम हमने आज सरकार को दिया है, हर लेवल पे, चीफ सेक्रेटरी को, मुख्यमंत्री को, उनके कार्यालय को, एजुकेशन मिनिस्टर को, कि भी इसका बहुत विरोध है। और इसका जो जिस तरह से एंट्रेंस एग्जाम का स्क्रीनिंग टेस्ट का जो एक परफॉर्मा और उसकी जो नोटिफिकेशन सरकार ने करी है, उसकी जो फॉर्म भरने की डेट है वो 24 तारीख लास्ट डेट है। तो टीचर्स को भरना नहीं चाह रहे हैं, उसके बारे में एक सरकार के प्रति रोष व्यक्त है। और फिर हमारे से भी एक संगठनों के प्रति भी हमारी जवाबदेही है, और जो हमारे टीचर्स है वो ये जानना चाह रहे थे कि भी संगठन का क्या स्टैंड है इसमें, आप क्या कहना चाहते हैं। तो वो हमने अपनी बात को रखा था, हमने सबसे आह्वान भी किया कि भी ठीक है, जब हम पहले से किसी प्रोसेस के तहत आए हुए हैं, है कि नहीं, उसमें सिलेक्शन की प्रोसेस से आए हुए हैं, लंबी सर्विस हो गई है सबकी, तो दोबारा से हमें उस प्रोसेस में जाने की आवश्यकता नहीं है। वही काम हम कर रहे हैं, वही एनसीईआरटी का सिलेबस हम आज तक पढ़ा रहे हैं, वही सीबीएसई भी पढ़ा रहा है, दोनों का सिलेबस एक जैसे है। हालांकि कुछ चीज़ें हालांकि जो हटके रहेगी वो तो ये है कि भी जो एनसीईआरटी सीबीएसई के नॉर्म्स है वो थोड़ा ज़्यादा सख्त है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, उसमें 4500 पर सेक्शन नहीं हो सकता
बच्चे एक सेक्शन में 45 से ऊपर नहीं हो सकते। हम एचपी बोर्ड में 100 बच्चे भी पढ़ा रहे हैं, तो वो तो बाद में आने वाले समय में पता लगेगा कि कितना मुश्किल रहेगा। तो सरकार के लिए भी मुश्किल है, हमारे लिए तो इतना मुश्किल नहीं होगा, सरकार के बिहाफ पे ज़्यादा मुश्किल होगा। क्वालिटी तब आती है जब वहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप देते हैं, पूरी फैकल्टी वहाँ देते हैं, और वो सीबीएसई में वो रखनी पड़ती है, उनकी तो मैंडेटरी है। और एचपी बोर्ड में तो सरकार का अपना बोर्ड था, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो भी चल रहा है। तो बाकी चीज़ें पूरी हो ना हो, सरकार पहले ये चाह रही है कि भाई टीचर्स को ही जो है उनको प्रोसेस में लाया जाए, उनको परेशान किया जाए। तो इसलिए टीचरों के समर्थन में हम यहाँ पे आए थे और हमने बात कही है कि हम आपके साथ है, इसको हम लड़ाई को लड़ेंगे। और जो टीचर जहाँ काम कर रहा है वो काम करे, जो हमारी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसके दायरे में जो है वो रहेंगे। और बोर्ड जो भी है इंटर बोर्ड ट्रांसफर भी बहाल रहे। नहीं, एंट्रेंस एग्जाम ना देने से बच्चों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, उससे क्यों प्रभाव पड़ेगा, वो बच्चे अपनी जगह है। शिक्षा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, शिक्षा तो हम दे ही रहे, शिक्षा तो आज तक भी चल ही रही है, पहली बार थोड़ी शिक्षा हो रही है प्रदेश के अंदर, तो वो तो है कि नहीं। जब से प्रदेश बना तब तो उससे पहले से भी शिक्षा चल रही थी। शिक्षा व्यवस्था तो और अच्छी हुई है और शिक्षकों ने दी है, अब भी ऐसी शिक्षा होनी है, तो उससे कोई बच्चों पे नहीं प्रभाव पड़ेगा। लेकिन देखिए, अगर आप फोर्सफुली के टीचर्स को बोलेंगे नहीं आप टेस्ट हो, अब निकलने के बाद भी आपको कहाँ लगाया जाएगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, उससे शिक्षकों का मनोबल गिरेगा, उल्टा उससे उल्टा फर्क पड़ेगा उनके मनोबल पे। जब शिक्षक खुद रेडी होगा और वो ज़्यादा कंफर्ट होगा तो ज़्यादा अच्छा वो डिलीवर कर पाएगा। ये नए शिक्षक तो चलो उनका तो अपना इंटरेस्ट रहता है, नए शिक्षक चाहते हैं कि हमें और ज़्यादा शहर के नज़दीक के स्कूल मिले, और वो अपडेट भी रहते हैं, हो सकता है कि वो ज़्यादा अच्छे से उसको क्वालिफाई कर पाए। पर लेकिन जो अनुभव पुराने शिक्षकों के पास है ना, पुराने का नए के पास नहीं होगा ना, ये बात सरकार को समझनी पड़ेगी। नए शिक्षक टेस्ट तो क्लियर कर पाएंगे पर इतने अच्छा कंटेंट डिलीवर नहीं कर पाएंगे जितने पुराने शिक्षकों का अनुभव है। क्लासेस में एकदम से शिफ्ट करना ना, आपको एकदम से दूसरे उसमें आना है मीडियम इंस्ट्रक्शन में, तो वो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण होता है। बच्चे, हर बच्चा जो है उसको नहीं ग्रैस्प कर पाता, तो स्टेप बाय स्टेप चलते तो और अच्छा होता। नीचे से आते पहले इंग्लिश मीडियम प्राइमरी क्लासेस में होता, फिर वही बच्चा ऊपर आता तो और आसान होता, उस बच्चे के लिए भी, टीचर को भी आसान होता। पर यहाँ टीचर के लिए मुश्किल होगा एकदम से सीबीएसई को पढ़ाना ना टीचर को आसान होगा ना बच्चों के लिए आसान होगा। चुनौतियाँ तो सबके लिए रहेगी। फिर आप बोलेंगे अगर आप स्क्रीन करके भी टीचर को लगाएंगे ना टेस्ट के बाद, तो उस टीचर ने भी क्या करना, जब बच्चे ने नहीं पढ़ना, उसको समझ ही नहीं आएगा, तो टीचर क्या करेगा। तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद चुनौतियाँ आसान हो जाएगी, चुनौतियाँ तो रहेगी। चाहते हैं कि जो टीचर काम करें उनको 1-2 साल मौका दिया जाए, और जो जहाँ पढ़ा रहे हो एक जॉइंट कैडर हो, अलग कैडर बनाने की आवश्यकता नहीं है, टीचर ट्रांसफरेबल हो इधर से उधर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, काम चलता रहेगा, अच्छा चलेगा। देखिए, हम सरकार से डायलॉग करेंगे, हम माननीय मुख्यमंत्री को कोशिश करेंगे, वो कन्विंस करेंगे कि कोई इसमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन मुझे विश्वास है कि वो इस बात को समझेंगे और हर लेवल पर हम इस बात को रख रहे हैं, और हमारी जवाबदेही भी है अपने लोगों के प्रति, क्योंकि सबसे बड़ा संगठन है, सबसे बड़ा संगठन है, तो हमें किसी के सहयोग की ऐसी आवश्यकता नहीं है कि हमें कोई जॉइंट फ्रंट बनाना पड़े या किसी का और सहयोग लेना पड़े। हम खुद में सक्षम हैं, हमने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है, हमें पता है कि हम इस बात को मना लेंगे, और बशर्ते कि हमारे को टीचरों का सपोर्ट मिले। अगर बाकी हम हर तरह से तैयार रहते हैं, डायलॉग से नहीं बात बनी तो हम संघर्ष भी करते हैं, संघर्ष में भी बात नहीं बनेगी तो हम कोर्ट में भी जा सकते हैं। शिमला में नगर निगम का बजट 2026-27 पेश किया गया। बजट में शहर के विकास, सफाई व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आय बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। निगम ने कई नई योजनाओं की घोषणा की। आने वाले समय में नगर निगम को डिजिटल हाउस कॉन्सेप्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे सदन की कार्यवाही, प्रस्ताव और निर्णय ऑनलाइन होंगे। इससे कामकाज अधिक पारदर्शी और आसान होगा। महापौर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि रश मैदान और मॉल रोड पर बेबी फीडिंग रूम भी बनाए जाएंगे ताकि महिलाओं को सुविधा मिल सके। इसके अलावा सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें भी लगाई जाएगी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि शिमला शहर में 6 स्थानों पर साइकिल ट्रैक बनाने की योजना भी है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पोर्टर हिल से ट्रैक की शुरुआत की जाएगी। सभी वार्डों में 1016 स्ट्रीट लाइट्स भी लगाई जाएगी। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। सुरेंद्र चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम कर्मचारियों को दुर्घटना बीमा और स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ा जाएगा।
साथ ही उनके लिए आवास भी बनाए जाएंगे। साथ ही कूड़ा प्रबंधन को मजबूत किया जाएगा। कच्ची घाटी में वेलनेस सेंटर भी बनाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा निगम 200 करोड़ रुपए की लागत से आवासीय फ्लैट बनाकर बेचेगा, जिससे आय बढ़ेगी। 31 दिसंबर 2025 तक निगम को आय स्रोतों से 6055.87 लाख रुपए और राज्य वित्त आयोग से 3332 लाख रुपए का अनुदान मिला है। कुल आय 9387.87 लाख रुपए रही है। नगर निगम ने कहा कि शहर को स्वच्छ, सुंदर और आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह बजट तैयार किया गया है। मामला संबंधित विभाग को बार बार उठाया जा रहा है, जिसे पूर्ण करते हुए नगर निगम शिमला को मार्च 2026 तक बकाया राशि 2 करोड़ रुपए की आय होने की संभावना है। वर्तमान में बिजली घर 10 पैसे प्रति यूनिट खपत के हिसाब से दिया जा रहा है, जिससे बिजली उपकर से आगामी वित्त वर्ष में 2026-27 में भी अभी 1 करोड़ की आय होने की संभावना है। नगर निगम शिमला को शराब की बिक्री से 2 रुपए प्रति पैसे बोतल के हिसाब से चालू वित्त वर्ष में 2025-26 अभी तक कोई भी आय प्राप्त नहीं हुई, जिसके लिए मामला संबंधित विभाग को बार बार उठाया जा रहा है। नगर निगम शिमला द्वारा 2025-26 में बकाया राशि सहित लगभग 2.45 करोड़ रुपए आय प्राप्त होने की संभावना है, जिसकी वसूली हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आगामी वित्त वर्ष 2026-27 में लगभग 60 लाख रुपए की लागत की आय प्राप्त होने की संभावना है। केंद्रीय वित्त आयोग सिफारिशों के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद दर संपत्ति कर बढ़ाने की प्रस्तावना की जाती है, जिससे कि केंद्रीय वित्त आयोग को अनुदान की प्राप्ति हो सके। मार्ग एवं भवन विभाग 2025-26 प्रमुख उपलब्धियां: पार्किंग का निर्माण विभिन्न स्थलों मॉर्निंग व्यू, कैथू, बोट, बार्थवेल, वार्ड ऑफिस, इंद्रनगर, पंथागढ़ी, कॉलोनी के नजदीक नारायण हाउस, कलफिट स्टेट, देवनगर पर पार्किंग का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है, जिसमें लगभग 75 वाहनों को खड़ा होने की क्षमता है। इन पार्किंगों के निर्माण के विभिन्न शीर्षों से लगभग रुपए 84.00 लाख खर्च किए गए हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों बाबा बालकनाथ मंदिर, जाखू के समीप मजीठा हाउस, बैंगमोर, दक्षिण बिहार, संजौली, सेंट जेवियर स्कूल संजौली, विकासनगर, मोहन ढाबा, NH निनी सेठी निवास, कलिस्टन ट्रांसफर, गांव बाग, टूटीकंडी प्राइमरी स्कूल, रॉक हाउस, छोटा शिमला, इंद्रनगर पर पार्किंग के कार्य प्रगति पर है। इन पार्किंग के निर्माण में लगभग 18.03 करोड़ के बजट का प्रावधान विभिन्न शीर्षों के तहत किया गया है। इन पार्किंग को लगभग 250 वाहन खड़े करने की क्षमता होगी। गंगाधार में फूड प्लाजा और वार्ड ऑफिस के नीचे पार्किंग का निर्माण कार्य प्रगति पर किया गया, जिस पर राशि 58.20 लाख रुपए खर्च किए होने का अनुमान है। धन का प्रावधान के लिए मामला निदेशक शहरी विकास विभाग से उठाया गया। बजट प्रावधान होने के पर तथा सभी औपचारिकता पूर्ण करने उपरांत कार्य के निकलने विधेयताएं मंजूर की गई है। शिमला शहर में पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न 23 स्थानों पर पार्किंग का निर्माण कार्य प्रस्तावित किया गया और प्रस्ताव प्रशासनिक स्वीकृति और व्यय निधि प्रदान करने के लिए सरकार को भेजे गए। रोगी वाहन सड़क का पुनर्निर्माण कार्य बजट 2025-26 में 0.6 नंबर रोगी वाहन सड़कें धोबी घाट से बखराई वाया लोअर न्यू फ्लावरे, नालागढ़ रोड से प्राइमरी स्कूल, खन्ना निवास से दुर्गा मंदिर, कल्लोल, घाटलू से पट्टी, बड़ा गांव, विकासनगर, दीपक प्रोजेक्ट से गौतम निवास, कच्ची घाटी, गवाई, अनाडेल के पुनर्निर्माण कार्य को पूर्ण किया गया है, जिस पर राशि 50.00 लाख रुपए खर्च किए गए। इसके अतिरिक्त 25 रोगी वाहन दीपक प्रोजेक्ट से भवानी हाउस, शीरानगर, लोअर गवाई से वाटर बावड़ी, अमाई रूम से बगौर, समर, नालागढ़ रोड से लक्ष्मी नारायण मंदिर, नालागढ़ रोड से अत्री निवास, ब्रह्मी देवी हाउस, टूटू, नालागढ़ रोड से प्राइमरी स्कूल, मजाज, NH 2005 से कामना देवी दीपक प्रोजेक्ट गेट से तुलसी राम हाउस, दीपक प्रोजेक्ट वेरिफिकेशन पॉइंट से आजी गांव, IARI कॉलोनी से मेहता कॉलोनी, धोबीघाट, धलोग वाया गांधी का बगीचा, ढली चौक से दुर्गा कॉलोनी, स्मिट्री रोड से जय माता, जय मोती भवन, भट्टा गोबर, स्मिट्री गेट से चौहान निवास, भट्टा गोबर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से लोअर शांति सृजन भवन से नीलम भवन, छपरोटी गोकुल से वाटर बावड़ी,
कुसुमटी से एराहोम, छोटा शिमला, गंगाधार, न्यू शिमला, अमन बिल्ला से रामविलास खलीनी, ब्रह्मी देवी बिल्डिंग से फोरमैन हाउस व नीमचंद हाउस से शर्मा निवास खलीनी के पुनर्निर्माण कार्य ठेकेदार अवार्ड किए गए हैं तथा कार्य प्रगति पर है। इन कार्यों की राशि में 1.36 करोड़ रुपए आने का अनुमान है। आगामी वित्त वर्ष में यह सभी कार्य पूर्ण कर दिए जाएंगे। सड़कों पर तारकोल करने का कार्य 2025-26 में सभी बॉर्डर में विभिन्न सड़कों पर लगभग 20 किलोमीटर की तारकोल का कार्य किया जाएगा, जिस पर लगभग राशि ₹6.91 करोड़ रुपए किए गए हैं। इस तरह आगामी वित्त वर्ष में सभी बॉर्डर विभिन्न सड़कों पर लगभग 25 किलोमीटर तारकोल करने की प्रस्तावना है, जिस पर लगभग राशि 7 करोड़ खर्च करने का अनुमान है। सड़कों की मरम्मत और रखरखाव वित्त वर्ष 2025-26 में सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के लिए 44 कार्य पूर्ण किए गए, जिस पर राशि 1.89 करोड़ खर्च किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 55 कार्य ठेकेदार को अवार्ड किए गए हैं, वो वर्तमान में प्रगति पर, जिस पर राशि ₹3.83 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। सड़कों के कलवर्ट व ड्रेन की मरम्मत का रखरखाव वित्त 2025-26 में सड़कों पर कलवर्ट व ड्रेन की मरम्मत का रखरखाव के 11 कार्य पूर्ण किए गए, जिस पर राशि ₹30 लाख रुपए खर्च किए गए। इसके अतिरिक्त 30 कार्य वर्तमान में प्रगति पर है, जिस पर राशि 1.13 करोड़ खर्च आने का अनुमान है। रास्तों की मरम्मत और रखरखाव वित्त 2025-26 में रास्तों की मरम्मत और रखरखाव के लिए 60 कार्य पूर्ण किए गए, जिस पर राशि 2.16 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके अतिरिक्त 109 कार्य प्रगति पर है, जिसकी राशि 5.60 करोड़ खर्च आने का अनुमान है। नालों का निर्माण शिमला शहर में विभिन्न स्थलों से मॉर्निंग व्यू, कैथू चाकू से लिफ्ट, आरटीओ प्रभु कृपा भवन से समीप, दिव्यनगर से लोग दिव्यनगर, मचार छाछा निवास से चंदेल निवास, शांति अम्बेडकर कॉलोनी से लोअर दिल्ली, जोधा निवास से माहौल, ओकवर से कल्लोक नाभा, फागली क्लब से रोज कॉटेज से बिहारी लाल क्वार्टर, अनाडेल चौहान निवास से शर्मा निवास कुसुमटी पर नालों का पुनर्निर्माण कार्य किया गया, जिस पर लगभग राशि ₹64.00 लाख की खर्च की गई। इसके अतिरिक्त कई अन्य स्थलों पर नालों का पुनर्निर्माण करने की राशि 1 ठेकेदार को अवार्ड दिए गए, जो कि आगामी वित्त वर्ष पर पूर्ण किए जाएंगे। दुकानों का निर्माण कार्य शिमला शहर में विभिन्न स्थलों पर लक्कड़ बाजार, बस स्टैंड, मेन लक्कड़ बाजार, बॉलीवुड, खलीनी, विकासनगर, मेन ढली, लंबी धार, कच्ची घाटी, मशोबरा, कैथू व संजौली पर 25 दुकानों का निर्माण किया गया, जिस पर राशि 60 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। शिमला में नगर निगम का बजट पेश होने से पहले ही सियासी माहौल गर्मा गया। बजट सत्र शुरू होते ही भाजपा पार्षदों ने विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट किया। भाजपा पार्षदों का आरोप है कि नगर निगम में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अनदेखी की जा रही है। वार्ड 20 अपर ढली के भाजपा पार्षद कमलेश मेहता ने विरोध की वजह स्पष्ट करते हुए कहा कि नगर निगम में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि 6 जनवरी को महापौर का पद खाली हो चुका है, लेकिन अब तक इस पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया है। कमलेश मेहता ने कहा कि जब नगर निगम का शीर्ष पद ही खाली है तो बजट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज को किस आधार पर पेश किया जा रहा है। उनका कहना है कि पहले महापौर पद को लेकर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए और नियमानुसार चुनाव प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। हमारे बजट से वॉकआउट करने की वजह यही है कि मेयर और जो डिप्टी मेयर है उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। अगर वो कहते हैं कि हमें एक्सटेंशन मिली, हमने कहा है कि आप उसकी कॉपी लीजिए, जबकि एक्ट में अभी अमेंडमेंट नहीं हुआ, राज्यपाल जी के साइन नहीं हुए। जब तक उनके साइन नहीं होते तब तक एक्ट में अमेंडमेंट नहीं होता। हमने कहा है कि आप बजट पढ़िए, पहले हमें कॉपी दीजिए, उसके बाद आप बजट पढ़िए, जो कि वो हमें प्रूफ नहीं दे सके, इसलिए हमने बजट से वॉकआउट कर। आप बताइए किस तरह का सेटिस्फैक्ट्री बजट होगा। 576 करोड़ रुपया जो कि इन्होंने शराब के ठेके बनाए थे वो इन पे ऋण है, ठीक है जी। 350 करोड़ जो पानी का है वो सरकार ने कहाँ डाला, इनके पास कोई हिसाब नहीं। और हम जो फाइलें करवाने जाते हैं उसमें कहते हैं कि रेवेन्यू लाइए, क्यों? इनके पास बजट कहाँ से है? आप मुझे बताइए। जो हमारा एपी ब्रांच था उसकी इनकम भी सरकार ने अपने पास ली, हमारे पास बचा क्या है? रोड एंड बिल्डिंग, सफाई, टैक्स,
हमारी आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया है। किस तरह का ये लोगों पे बोझ डाल के कोई बजट पास करना सराहनीय बजट होगा। बजट अभी 24 तारीख को केस लगा हुआ है, उसमें जो डिसीजन आता उसके बाद आप बजट पढ़ते, आप कंटिन्यू रहते, आपको मान्य आगे आपका एक्ट में अमेंडमेंट हो जाता, आप ठीक है आप रहिए, हमें नहीं कोई दिक्कत, लेकिन 24 तारीख का इंतजार कर लेते ना। तो इससे पहले इन्होंने बजट क्यों पेश किया? कोर्ट में जो केस लगा है वो 24 तारीख को है, राज्यपाल जी के साइन होने देते, एक्ट में अमेंडमेंट होने देते, उससे हमें कोई चिंता नहीं। ये बजट पड़े या कोई दूसरा इनका बनने, तो ये इन्हीं में से कोई मेयर, हम तो बहुमत में नहीं है, लेकिन पहले ये जो प्रोसीजर है उसको होने देते, उसके बाद बजट पेश करते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। हमारा कहना महिलाओं को, इन्होंने तो महिलाओं को कहते हैं हम हर एक महिला को 1500 रुपए दे, एक महिला को ये मेयर नहीं बना पा रहे हैं, ये महिलाओं को क्या 1500 दे? महिलाओं का हक खा रहे हैं ना, महिला को बनने दीजिए। जबकि हम 50% से भी ज्यादा महिलाएं चुन के आई हुए इस सदन में, हम 21 या 22 महिलाएं हैं, तो इनको इतना ही शौक इस कुर्सी पे बैठने का अगर है, महिला को ये नहीं चाहते हैं तो एक्ट में अमेंडमेंट होने के बाद बैठ जाते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पहले एक्ट में अमेंडमेंट हो जाता तो अगला प्रोसीजर फॉलो करते। राजधानी शिमला में नगर निगम शिमला का तीसरा बजट पेश किया गया। महापौर सुरेंद्र चौहान ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 688 करोड़ रुपए का सरप्लस बजट प्रस्तुत करते हुए इसे ऐतिहासिक करार दिया। बीते वित्त वर्ष में यह सरप्लस 188 करोड़ रुपए था। महापौर ने कहा कि इस बार का बजट भविष्य में शिमला की आय बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम साबित होगा। इसके तहत सब्जी मंडी क्षेत्र में और तारा देवी के पास एक बड़ा वेलनेस मॉल बनाया जाएगा, जिससे राजस्व में वृद्धि की उम्मीद है। बजट में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। शहर के सभी सार्वजनिक शौचालयों में महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अलावा बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं की सुविधा के लिए रिच और मॉल रोड पर फीडिंग रूम बनाए जाएंगे। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शहर के 26 चिन्हित जगहों पर फूड वैन उपलब्ध करवाने की घोषणा भी की गई है, जिससे बेरोजगार महिलाओं और युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। यह देखिए, हमने इस बार अभी बजट पेश किया, जिसमें कंपैरिजन आप कहेंगे तो पिछले वर्ष हमने 188 करोड़ का बजट पेश किया था। इस बार हमने 600-650 करोड़ से ऊपर का बजट पेश किया। उसके पीछे विभिन्न योजनाएं, जिसके पैसे के साथ योजना बजट के साथ हमने प्रस्तुत की, इसीलिए हमारा जो बजट है वो इंक्रीज हुआ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब्जी मंडी में जो हमारी जगह है, जिसमें लगभग 14 से 15 बीघा लैंड नगर निगम की है, उस परिधि में हम नगर निगम के सारे दफ्तर एक छत के नीचे और बड़े सिनेमा हॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और इंडोर गेम्स के हमारा उसमें बनाने का प्रस्ताव है, जिसका 140 करोड़ रुपया हमको उसका आ चुका है और लगभग 50 करोड़ रुपया हमको चैलेंजिंग फंड में मिलना है, जो बजट के साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि नगर निगम में वो 2 बार पार्षद रहे। उन्होंने हमारे विशेष अनुरोध को स्वीकार भी किया। हमने कहा कि शिमला के लिए एक बड़ी एक योजना हमको दीजिए, जिसमें शिमला का और नगर निगम का भागीदारी भी हो और हमारी सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़े, और जिसमें बड़ा प्रोजेक्ट मिला, जिसको उन्होंने इस प्रोजेक्ट को हमें मंजूरी भी दी, जिसका और साथ में ही पैसे का भी उनको प्रावधान किया। इसके साथ नगर निगम के आपके जो कर्मचारी, आपने देखा होगा हमारे कर्मचारी के जो मकान है, एम्प्लॉइज की जो कॉलोनी है, बड़ी दयनीय स्थिति में, उनकी हालत अच्छी नहीं। इसी संदर्भ में हमने पशु पड़ाव में 34 करोड़ की लागत से उस कार्य को शुरू किया। पीडब्ल्यूडी के माध्यम से उस कार्य को कर रहे हैं, जिसका टेंडर भी हो गया, जिसके हम फाउंडेशन में पहुंच गए, जिसको मैं देखने भी एक दिन गया था। दूसरी स्कीम हमारी ये। तीसरी रिज पे हमारा घोड़ा जहाँ घोड़े होते हैं, उसके साथ स्टेबलाइजेशन का काम करना, 7 करोड़ के लगभग से। उसमें रिज का जो 7 का एरिया नीचे सिंकिंग जोन है, उसका 7 टैंक भी हमारा रहता है, उसको स्टेबलाइज करने जा रहे हैं। उसमें 2 फ्लोर भी शॉप्स भी बनाएंगे, उसके ऊपर रेन शेड भी बनाएंगे। इसके साथ साथ नगर निगम का आपको मैं ध्यान में लाना चाहता हूँ कि नगर निगम का अपना लैंड बैंक है, जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया 87 बीघा, जो तारा देवी और गोयल मोटर के साथ हमारी जगह है, जिसमें 87 बीघा की
जगह जिसकी हमने डिमार्केशन भी कराई है और इसको अपने नाम भी करवा दिया, और हमारी ही लैंड है वो टूरिज्म के माध्यम से 66 करोड़ का वेलनेस सेंटर बना रहे हैं। वेलनेस सेंटर जो पूरे वर्ल्ड क्लास का होगा, जिसमें आपका योगा आयुर्वेदा से रिलेटेड है, आपके जो जितने भी स्पा जो 5 स्टार होटल्स में होते हैं उसको एडीबी बैंक के माध्यम से इस कार्य को करेंगे। वो जब वो बन के तैयार होगा वो नगर निगम को वो ट्रांसफर करेंगे, जिससे नगर निगम को भी आय के साधन हमारे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ हमारा एक जो नगर निगम में जो हमारे एम्प्लॉइज है, हमारे जो सफाई के मित्र हैं, मैं जिनको मित्र कह के बुलाता हूँ, और उसमें ये था कि उनकी अभी तक किसी ने इंश्योरेंस की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी देना हमारा एक नैतिक जिम्मेवारी है, क्योंकि वो हमारे लिए वो कार्य करते हैं जो एक उनको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो एक हमारे मित्र है जिसको रीढ़ की हड्डी हमारे को कह सकता हूँ मैं। उनके लिए मैंने इस योजना को धरातल पे लाने का प्रयास किया, जिसमें एक्सीडेंटल केस हो या बीमारी का कोई ऐसा समय हो या फिर आपके नेचुरल डेथ हो, ताकि उनको क्लेम मिल सके। 30 से 40 लाख रुपए का प्रीमियम एवरी ईयर हम देंगे। तो इसमें कर्मचारियों का कोई 1 रुपया भी नहीं लगेगा। तो एक बहुत बड़ी योजना है जिसको मैं नगर निगम के हमारे सफाई कर्मचारियों, सफाई मित्रों को मैं समर्पित करने जा रहा हूँ। तो इसके अलावा हमारे प्ले ग्राउंड्स में बनाना चाह रहा हूँ। 4 से 5 बड़े ग्राउंड्स पर हम काम कर रहे हैं। चिट्टे का अभियान को लेकर के हम काम कर रहे हैं। छोटे छोटे जिम्स हम बनाने जा रहे हैं और रियल एस्टेट के बिजनेस में हम जाना चाह रहे हैं। जो हम हमारा अपना जो लैंड बैंक हो, हम उसमें अपना बॉन्ड हमने जारी किए करने जा रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं जो धरातल पे नगर निगम के इतिहास में इस तरह की योजनाएं कभी नहीं है, क्योंकि नगर निगम की एक पहचान रहती है कि सफाई, झाड़ू लगाया, वो किया, नाली नुली बनाई। एक नई सोच, नई विजन के साथ मैंने इस कार्य को प्रयास कर रहा हूँ करने का, और मैं समझता हूँ कि शिमला के लोगों को जरूर पसंद आए।